बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अटक जेल में 3 दिन हो गए हैं जनाब भाई साहब को। वहाँ उनके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं जो मार्केट में हैं। असल सूरत हाल क्या है जेल में, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर उनके मुकदमात का आगे जाके क्या मुस्तकबिल है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों मायूसी हुई है। जेल से जो उनके लिए पैगाम आया है उससे पता ये चला है कि खान जो शाह साहब हैं उनका जो मुंह है वो लटका हुआ है। और फिर हुमायूं दिलावर साहब जो इनको सजा दे के लंदन गए हुए हैं जज, तो उनके ज़ाहिर है इन्होंने कंपेन बड़ी की हुई है उसके खिलाफ, और वहाँ भी यूनिवर्सिटी तक उनका पीछा किया जा रहा है। इनके जो वहाँ हैं मुछंदर, वो जनाब वहाँ पहुँचे हैं उनको तंग करने के लिए, आवाज़ें कसने के लिए। और वो जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनकी फैमिली का पीटीए के साथ क्या ताल्लुक है। इमरान खान के तो बड़े चहेते रहे हैं वो। ये उनका जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले 2 खबरें हैं। एक तो जो खिताब किया है पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वो बड़ा मानी खेज है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने ग्रैंड जरगा में जो खिताब किया है, शिरकत की है, और वहाँ जो उन्होंने फरमाया है कुछ ऐसी बातें की हैं जो आज तक ना किसी हुक्मरान को उसकी ज़रूरत हुई है और ना ही किसी सिपा सलार को वो बात करने की ज़रूरत हुई है। हमेशा इमरान खान तो बिल्कुल ही लमलेट हो गए थे ना, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं उनके आगे। उनके लिए जनाब उनको पाकिस्तान में बसाने के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए, 100 बंदे जेल से छोड़ दिए खैर सगाली के तौर पे, उनके साथ बात होगी, कौमी धारे में लाया जाएगा। इमरान खान ये कहते थे, फैज़ अमीर साहब चाय का कप पी रहे थे, पता नहीं कितने में पड़ा वो कप हमें। और जब अमरीकी गए हैं यहाँ से अफगानिस्तान से, तो ये तो फाते बन रहे थे ना उस वक्त। तो और फिर जनाब वो अफगानी उनको रख नहीं रहे तालिबान को, तो फिर हम क्या करें, उनको यहाँ बसाना पड़ेगा, 14-15 हज़ार जंग, इस तरह की बातें शायद इमरान खान ने की हुई हैं। तो ज़ाहिर उस वक्त की जो रजीम थी वो भी यही चाहती थी, जो मुक़्तदर थी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज, बाजवा साहब और ये वो सारे सारे इन चक्रों में पड़े हुए थे। जनाब उनको हम ज़रा प्यार मोहब्बत से काबू कर लेंगे, लेकिन वो काबू आने वाले है ही नहीं। जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान की किसी ज़िम्मेदार शख्सियत के मुंह से पहली मरतबा ये बात सुनी है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गान महाजरीन हैं उन्हें कानून के अंदर रहना होगा। ज़ाहिर है हमने उन पे एहसान किया, और उन्होंने कहा एहसान के अलावा एहसान का कोई और बदला भी हो सकता है। वो तो फिर एहसान ना मानने वाली बात होती है ना। तो दूसरी जो बात उन्होंने की, जो मैंने कहा आज तक किसी को ज़रूरत नहीं हुई, उन्होंने कहा जनाब कि हमारी जो फ़ौज है उसका नस्ब-ए-ऐन है इस मुल्क से दहशत गर्दों का खात्मा और दहशत गर्दी का नाम मिटा देना। उसके बाद उनके इस खिताब के बाद 2 वाक़यात हुए हैं तक़रीब कारी के। एक में 7 जो लोग हैं वो शहीद भी हो गए हैं, और एक जगह उन्होंने फायरिंग की है रेंजर्स की किसी चौकी पे। तो लेकिन बहरहाल फिर इसका रद्द-ए-अमल तो आना था। तो उन्होंने कहा कि ना हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है, हमारे आइन में भी यही लिखा हुआ है। ये खारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं। जो सोशल मीडिया पे कुछ निजी महफिलों में लोग, ये जो रिजिड लोग हैं, ये जो तालिबान तहरीक तालिबान वाले हैं, इनको खारिज कहते हैं। खारजी आपको पता है उनकी पूरी तारीख है, आज तक किसी को जरूरत नहीं हुई थी कि अलल ऐलान उनके खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, और इन्होंने किया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उनके साथ किसी किस्म की रायत नहीं होगी, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने कहा भी है कि अगर बात होगी तो जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है उसके साथ होगी, किसी ग्रोह के साथ बात नहीं होगी। ग्रोह कौन सा है? यही ग्रोह है ना जो टूट के यहाँ आया हुआ है वहाँ से। वहाँ जब जंग खत्म होगी तो यहाँ वो आ गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आके जो वारदातें कर रहे हैं वो आपके इल्म में भी है। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा साहब, उन्होंने भी
پیغام جاری کیا ہے. اپنے وزیر دفاع کے ذریعے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی میرے یہ جو افغانستان سے باہر جا کے آپ لوگ حملے کرتے ہیں نا، یہ جہاد نہیں ہے، اور مذہبی طور پر یہ منظور شدہ، وہ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے. اگر باہر جا کے کوئی کرتا ہے یہ حرکتیں تو وہ جنگ ہے، جہاد نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے روک دیا ہے کہ کوئی بندہ باہر جا کے، افغانستان سے باہر جا کے جنگ نہیں کرے گا. جہاد تو ہے ہی نہیں نا، وہ کہتے ہیں جنگ نہیں کرے گا. دوسرے لفظوں میں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ تحریک طالبان والوں کو افغان حکومت کی سپورٹ ہے، وہاں سے اسلحہ مل جاتا ہے، وہاں جا کے یہ پناہ گزین ہو جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، وہاں ان کو پناہ دے دی جاتی ہے. ان چیزوں کی نفی ہونا شروع ہو گئی ہے. عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ، انہوں نے کام شروع کیا ہے، تو افغان حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ وہ مسلسل بات چیت جو ہے ہماری مقتدرہ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، اور وزارت خارجہ حکومت کی اور افغان حکومت کی، یہ اس معاملے پہ بات چل رہی تھی. تو کبھی وہاں سے کچھ ایسی خبریں بھی آ جاتی تھیں کہ جناب جو پاکستان کا جو ہے وہ تو فری کی نہیں تھا، دوحہ جو مذاکرات ہوئے تھے یا دوحہ معاہدہ جو ہوا تھا اس میں، لیکن وہ اوورآل جو یہی تھا کہ افغان سرزمین جو ہے یہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. اگر افغان حکومت اپنے اس موقف پہ قائم رہتی ہے جو سپریم لیڈر نے ان کے بیان دیا ہے، تو پھر یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. جو پاکستان میں یہ کاروائیاں کر رہے ہیں نا، تقریب کاریاں، تو یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے. اور آرمی چیف ان کے اس بیان سے بھی یہ لگتا ہے کہ اب ان کے دن تھوڑے ہیں. بہرحال کچھ کاروائیاں ہوں گی، جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ آرمی چیف کے بیان کے بعد کچھ وارداتیں ہوئی ہیں، چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں، تو مزید ان میں تیزی آ سکتی ہے. لیکن جیسے جیسے تیزی آئے گی اسی تیزی کے ساتھ ان کا جو خاتمہ ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے. یہ کھلم کھلا ان کو خارج قرار دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں، یا معمول کی یہ کوئی بیان بازی نہیں ہے. یہ ایک سوچا سمجھا لفظ ہے جو آرمی چیف نے استعمال کیا ہے. بہرحال اب وہ اپنی سرگرمیاں تیز کریں گے، اور پھر جتنی تیزی سے میں نے عرض کیا سرگرمیاں کریں گے، اتنی تیزی کے ساتھ ان کی جو سرکوبی ہے اس کا عمل بھی اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اچھا بتائیے نا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کی طرف انہوں نے بڑا معنی خیز خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا جناب جو سیاست ہمارے بڑوں نے 30 سال کی ہے، اب وہ فیصلے نہ کریں کہ مجھے اور مریم کو بھی 30 سال یہی سیاست کرنی پڑے. نوجوان نسل اس سیاست سے تنگ آ چکی ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جناب وہ نے ابا جی اور مریم کے ابا جی ان کی سیاست سے تنگ ہے؟ جی اس طرف اشارہ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ عمران خان کو جو اندر کیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی اور مریم کے ابا جی اور مریم کے چاچو نے شاید کوئی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. ماضی میں بھی انتقامی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، انتقام کی سیاست ہوتی رہی ہے، اس طرف اشارہ ہے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جب وہ اور آگے بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو کی ہے بات، انہوں نے بتا دیا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ان کا جناب 16 ماہ کی حکومت میں ہم اداروں کو ان کی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکے، یعنی ان کو ان کی آئینی حدود کے اندر مقید نہیں کر سکے. اور انہوں نے کہا جناب پھر کہ چیف جسٹس جو ہے وہ واپڈا چلانا چاہتے ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ چیف جسٹس نے حکومت کرنی ہے. اب باقی اداروں کا وہ یہاں گول کر گئے، صرف چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ کا حوالہ دے کے وہ بات آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا مساق جمہوریت کا جو تمام لوگ ہیں جو ان کو حصہ بننا چاہیے اور اداروں کو بھی آن بورڈ لیا جانا چاہیے. اب وہ سارے اداروں کی بات کر رہے ہیں. اب وہ جو بات کی نا انہوں نے کہ 30 سال تک، بھائی وہ پوری ہرارکی، پورے سسٹم کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی حکمران تو بظاہر بے نظیر بھٹو ہوتی ہیں، فیصلے کہیں اور رہے ہوتے ہیں. حکمران نواز شریف ہوتا ہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ان کے دبئی میں جو ملاقات ہوئی تھی ان کی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، تو وہاں بھی میں نے اس دن بھی یہ ذکر کیا تھا کہ نواز شریف اس بات پر مسلسل زور دیتے رہے اس میٹنگ میں کہ اداروں کو یہ
पाबंद किया जाए कि वो अपनी आईनी हदूद के अंदर रहे, हुकूमत अपना काम करे, अदारे अपना काम करें। ये जो इंतकाम, मनमानियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं अदारों की, इस पर बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अपने अब्बा जी और नवाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं कर रहे, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं जो ये हरकतें करते रहे और आज भी कर रहे हैं। और मैं भी जो इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, ये इस तरफ भी उनका इशारा हो कि जनाब जिनके आप खिलाफ हो जाते हैं, जिन पे क्रॉस लगा देते हैं, फिर उनके साथ क्या सलूक होता है, और फिर 5 साल बाद, 4 साल बाद वो आपको फिर प्यारे लगने लग जाते हैं। जैसे नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ है और नून लीग के साथ जो जुल्म हुआ है 2000, जब नाहली से, पनामा से, बल्कि उससे भी पहले से 2014 से ये लगे हुए थे, तो उनके साथ जो हुआ है, तो वो कल को ये हो सकता है कि अब इमरान खान के जेल जाने पे लोग बहुत खुश हैं, कल को वो इनको इमरान खान अच्छा लगने लग जाए, ये लोग बुरे लगने लग जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम अदारों के इज्तिमाई रवैयों के खिलाफ बात की है। बस जिक्र तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का किया है, लेकिन वो कहना सबको ही ये बात सुनाना चाह रहे थे। वो पंजाबी जो है ना कि जनाब कहना धी नूं ते सुनाना नौं नूं, तो वो सबको ही सुना रहे थे। अब आते हैं जनाब, इमरान खान साहब को सज़ा होगी और सज़ा दी जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने। इन्होंने जनाब बड़ा रौला डाला उनके खिलाफ, और फिर जिस दिन सज़ा हुई उसी दिन रात को वो चले जाते हैं बरतानिया, और बरतानिया में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट की फंडेड के साथ, यानी कॉमनवेल्थ वाले वो पैसे देते हैं और फिर उस पर कोई तरबियती प्रोग्राम होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हल जो है उसमें अब वो तरबियती प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम है 5 अगस्त से 13 अगस्त तक। वहाँ हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो गए हैं। वो अकेले नहीं गए, बहुत सारे ममालिक से लोग गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं गए हुए थे, कॉमनवेल्थ के तमाम ममालिक से। वहाँ जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं, एडिशनल सेशन जज वगैरह, वो वहाँ तरबियत के लिए गए हैं। पहले तो उन्होंने शोर मचा दिया जनाब ये फैज़ान हैदर गिलानी की जगह इनको भेजा गया है, और एक लेटर भी आया हुआ है, वो लेटर दुरुस्त है, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो कहती है ना वीज़ों वज़ों के चक्कर था, वो ये कोई अब का प्रोसेस नहीं है, ये मई से चल रहा है, जो लिस्टें बन रही हैं वहाँ भेजने के लिए, आने जाने की। ये नहीं कि जनाब एक दिन पहले वो नोटिफिकेशन होता है और एक दिन में वीज़ा भी लग गया, और वो वीज़ा भी वो लग गया जनाब वो कॉमनवेल्थ की जो कॉन्फ्रेंस है या तरबियती वर्कशॉप है वहाँ का। ऐसे नहीं है, ये पहले से ही सारा कुछ तरतीब दिया गया था। कुछ वीज़ों का मसला पेशावर में बना, इधर उधर ही बना। अब ये इन्होंने हुमायूं दिलावर के खिलाफ पूरी कंपेन शुरू की हुई है, पीटीआई वालों ने, यहाँ भी और बाहर भी। वो हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपों में बाकायदा जो ईमेल्स हैं उसका मजमून बना के भेजा हुआ है अपने लोगों को ग्रुपों में कि जनाब ये मेलें जो हैं ये आप यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को करें कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म करके आया पाकिस्तान में जो बंदा है, तो नज़रसानी करें इसको जो शामिल करने का वो वर्कशॉप में। तो वो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा जनाब ये ऐसे नहीं हो सकता। फिर इनके एक तो मुछंदर हैं जो हर जगह पहुँचे होते हैं, उनका काम ही ये है, तो वो वहाँ पहुँचे उनका पीछा करने के लिए कि सामने आएंगे तो आवाज़ वूज़ कसेंगे, ये वो शेयान पता नहीं क्या नाम उस लड़के का। तो वहाँ फिर वो उन्होंने गार्ड ने रोक दिया कि चलो जनाब दौड़ो, तुझे कितने तुरे फिरते हो। अब ये जो हुमायूं दिलावर साहब हैं ये हैं कौन? ये एक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे दोस्त मोहम्मद खान साहब। वो 2003 से 2011 तक पेशावर हाई कोर्ट के जज रहे। बीच में मुशर्रफ वाला पीसीओ आ गया, उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया। फिर वो बहाल हो गए और 2011 से 2014 तक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, और 2014 में फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और फिर 2018 में वो वहाँ से रिटायर हो गए। उनके साथ पीटीआई की बड़ी गाढ़ी छिनती थी, बड़े पसंदीदा थे ये पीटीआई वालों के। पीटीआई की जो पेशावर हुकूमत है उनके वो दिलदादा थे, या समझ लें मामला ठीक थे, एक जनाब बेहतरीन आदमी है। और इमरान खान साहब की नज़र में भी वो कमाल आदमी थे। और इमरान खान के जो लीगल टीम है
وہ کہتی جناب دوست محمد خان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، اپنے ہی بندہ، اس طرح کی باتیں چاہتے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب 2018 میں انٹرم گورنمنٹ بنی ہے تو انہوں نے انہیں کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بنوایا خیبر پختونخوا کا. یہ اس حد تک اس پہ اعتماد کرتے تھے. اب یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، یہ کون ہیں؟ ہمایوں دلاور صاحب اور عمران سکندری، دو بندے اس فیملی کے جو ہیں. عمران سکندری جو ہے وہ دوست محمد خان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی اسلام آباد جوڈیشری سے میں وہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرے جو ہیں یہ ہمایوں دلاور صاحب. ہمایوں دلاور صاحب ان کے بھتیجے بانجے ہیں، یعنی عمران سکندری اور جو ہمایوں دلاور ہیں یہ آپس میں کزن ہیں. اور غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ان کی فیملی کے داماد بھی ہیں ہمایوں دلاور صاحب. اچھا، کل تک تو یہ بہترین آدمی تھے، جیسے شہباز شریف کہا کرتا تھا نا، وہ ستیں خیراں ہو گئی ہیں جناب، آصف سعید کھوسہ کو لگ گیا. اسی طرح کا کوئی معاملہ ان کا تھا. پہلے بڑے خوش تھے کہ نا وہ دوست محمد خان صاحب کا وہ ہے، رشتہ دار ہے، ایسے ہے، ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں، اس طرح کی باتیں شاید ان کے وکیل کرتے تھے. اب ان کو برا لگنے لگ گیا ہے. اب اس کے خلاف ایک کمپین شروع کی ہوئی انہوں نے، باز نہیں آ رہے، یعنی پرانیاں دوستیاں جڑی انہوں نے چھڈ کے نمیاں دشمنیاں پا رہے ہیں. یہ ساری صورت باقی وہ جو ججمنٹس ہے، ایک سیشن جج صاحب ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. جب یہ دفعہ 30 کے مجسٹریٹ ہوتے تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ، تو وہ سیشن جج تھے. تو وہ کہتے ہیں ایسا اپرائٹ بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں، بریلینٹ اور مضبوط اعصاب کا آدمی ہے ہمایوں دلاور. باقی جو باتیں کرنی ہے کرتے رہے. اب یہ اپیل کریں گے، وہ میں نے پہلے کہا کہ جناب 3 سال تو سزا ہے. جب 3 سال سزا ہو قید کی تو وہ سزا عام طور پہ معطل ہو جاتی ہے، لیکن کنوکشن جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اور کنوکشن اگر ہو 2 سال سے زیادہ تو پھر آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت وہ بندہ 5 سال کی نہل ہے. اب ایسی خبریں بھی ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن سے یہ فیصلہ آنے والا ہے، جو فیصلہ ہو گیا ہے کہ جناب ان کو پارٹی کی جو سربراہی ہے اس سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ نااہل ہو گئے ہیں. اچھا، اب شاہ محمود قریشی صاحب جو بیان بازی کر رہے ہیں کہ جناب ان کو اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا، عدالت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا. عدالت نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ اس کو یہ 3 سال سزا ہوگی ہے، اور اب ان کو گرفتار، کیونکہ عدالت میں موجود نہیں ہے تو ان کو حراست میں لے لیا، گرفتار کر لی جائے. یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ اڈیالہ جیل میں بھیج دیا جائے. وہ کسی بھی جیل میں، یہ حکومت کا اختیار ہے کہ کسی بھی جیل میں ان کو بھیج دیا جائے. اور اب جو میں کہہ رہا ہوں نا، ان کا منہ لٹکا ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا. شاہ محمود قریشی فوری طور پہ جمپ مار کے اسی دن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا. پھر ان کو وہ ایک پریس ریلیز جاری کی جس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی چینلز پہ. اس میں یہی کہا کہ جناب ان کو سی کلاس دی ہوئی ہے، بڑا چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹی سی بیرک ہے جس میں رکھا ہوا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے سابق وزیر اعظم کے ساتھ. جہاں تک تو چلو بیان بنتا ہے ان کا. اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جناب میں ٹیک اوور کر لوں گا جماعت، لیکن وہ نیچے والے ان کی بات نہیں مان رہے شاہ محمود قریشی صاحب. بلکہ کچھ سیاستدانوں کے بیان بھی آپ نے سنے ہوں گے، جناب شاہ محمود قریشی کے تو اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو نیم پنجوتھا وکیل ہیں عمران خان کے، جو مل کے آئے ہیں جیل میں، اٹک جیل میں ان کے ساتھ، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ جناب اب پارٹی کی قیادت کے حوالے سے آپ کا کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے پارٹی کو کیسے آگے چلانا ہے. تو عمران خان صاحب نے جناب کہتے نا کڑیا کڑایا جواب، صاف جواب دیتا. ان کا بھائی اگر مجھے، میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ہٹا دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہلی کی بنیاد پہ، تو پھر کور کمیٹی جو فیصلہ کرے گی، جو کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، وہ فیصلہ کرے گی. اور کور کمیٹی جو ہے وہ رپورٹ مجھے دے گی جیل میں جہاں بھی ہوں گا، مجھے وہ رپورٹ دے گی. تو پھر میں اس کی منظوری دوں گا، پھر میں فیصلہ کروں گا. یعنی انہوں نے شاہ صاحب کو ابھی کوئی اختیار نہیں دیا. اور شاہ صاحب کا منہ لٹکا ہوا ہے. شاہ صاحب تو سمجھ رہے تھے وہ جیل میں جائے گا اور میں فوری طور پہ تمام بنیادی فیصلے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا. نہ شاہ محمود قریشی، اصل بات یہ ہے کہ وہ خان صاحب اس بات پہ بھی ناراض ہیں
کہ शाह महमूद कुरैशी इस काबिल नहीं है, वो समझते हैं कि ये कोई तहरीक चला सके। मैं अगर अंदर हूं तो शाह महमूद कुरैशी में ये अहलियत नहीं है कि वो कोई तहरीक चला सके मेरी रिहाई के लिए या पार्टी को एक्टिव करने के लिए। उनको भी इनका अंदाजा हो गया है। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बुरी खबर है। बाकी खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करवाने के लिए और एक क्लास दिलवाने के लिए एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई है। उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं, लेकिन वो एतराज़ात समेत जो है वो समाअत करेंगे। आज ही समाअत उसकी हो रही है, आमद फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस साहब। तो फिर मे भी नोटिस जो है कोई बी क्लास मिल जाए, कोई जो भी सहूलियात वगैरह की बात जो है वो आगे चल पड़े। और फिर इनकी जो 10 अगस्त को है जो वो गवाह नहीं हुमायूं दिलावर वाली अदालत में जनाब गवाहों की लिस्ट जो नहीं उन्होंने मंजूर की और गवाह नहीं पेश करने दिए, वो वाला केस भी लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो तो मेरे ख्याल में गैर मौसर हो गई है दरख्वास्त। वो उन्होंने कहा जनाब आप उन्होंने कर दिया है फैसला तो आप अपील करें। और फिर ये इनके जो वकला हैं वो साइमा सफदर साहबा, कोई चौधरी साहबा जो हैं वो कोई वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गई हैं जनाब के जो वो हुमायूं दिलावर का फैसला कलअदम किया जाए, जल्दी में किया, ये वो किया। तो वो भी मुझे लगता है कि गैर मौसर हो जाए। उन्होंने कहा जनाब वो अपील करे, और आप कौन है, वो बंदा खुद तो आया नहीं, आप कौन है, आपके कहने पे क्या हो सकता है। तो वो भी दाल चाल मुझे लगता है नहीं करनी इसकी। बाकी मेरी जेल काम से, मुतलका जेल काम से बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि खान साहब को वहाँ जो दूसरा जनाब खान साहब की जेल में कैसी गुजर रही है। मुतलका लोगों से मेरी बात हुई है जेल काम से, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल खान साहब को बाहर से खाना आया था, वो नहीं दिया गया उनको, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक बाहर से खाना वो नहीं मंगवा सकते। अगर बी क्लास भी हो तो उनको मुशक्कती जो दिया जाता है उससे खाना बनवा सकते हैं, बाहर से खाना नहीं आ सकता। बाहर कोई भी ऐसी वारदात हो सकती है उस खाने में कि बंदे की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में पड़ जाए और हमें जान के लाले पड़ जाए। वो कहते हैं वो नहीं, जेल का खाना है। खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक खाना दिया जा रहा है जो अंदर पकता है, कोई स्पेशल खाना शाना नहीं है। और दूसरा वो कहते हैं खान साहब जो हैं ये अफसरदा हैं, काफ़ी अफसरदा हैं। आज वो कहते हैं जनाब इनको कुरान मजीद भी फराहम कर दिया गया है पढ़ने के लिए। तो फिर वो कहते हैं सोए नहीं, रात को देर तक जागते हैं, उस बट्टे नहीं लेंदे रहंदा बैठते। यार सोना सौखा उत्थे जेल दे विच, जिहड़ा एसी दे विच गिज्झिया है सोना, उत्थे सोना आसान। और फिर वो कहते हैं जनाब शेप भी खान साहब की थोड़ी सी बड़ी हुई है, शेप भी नहीं कर रहे। और जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है, खान साहब मुकम्मल सेहतमंद हैं, कोई टीका नहीं लगा उन्हें, कोई और मसला नहीं है। इवन ये कि जेल में एक पैनाडोल भी खान साहब को नहीं दी गई। खान साहब खुद ही मरने वाले होए ने गर्मी की वजह ना, कदी इंज जाते ने कदी इंज जाते ने। और वो जो पंजोथा साहब से मिल के आए वो कह रहे हैं खान साहब कह रहे हैं चीज़ भी डीच भी रख लें, कोई नहीं, खाने की भी खैर आ। तो भाई मेरे फिर एक क्लास के लिए दरखास्त क्यों दी है आप लोगों ने। वो बस एमी हवा भर रहे हैं खान साहब ने हीरो बनाने के चक्कर। खान जिहड़ा अंदर मरने वाला होया है गर्मी के नाल। और दूसरी जो बात है कि जनाब वहाँ बी क्लास ही नहीं है या ए क्लास ही नहीं, वो कहते हैं ये तमाम सहूलतें जो बाकी जेलों में हैं वो उस जेल में भी है। अगर अदालत हुक्म कर देगी या होम डिपार्टमेंट जो हुक्म जारी कर देगा तो खान साहब को वो सहूलतें दे दी जाएंगी। और दूसरा वो एसी वाली बात, वो कहते हैं जेल मैनुअल जो है मजरिया 1978 उसमें एयर कंडीशनर का कहीं जिक्र ही नहीं है। एयर कंडीशन मिलता ही नहीं किसी को उनके बकौल जेल काम के। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ को भी आखिरी 15 दिन जो थे जब वो प्लेटलेट्स का उनका मसला हुआ था उस वक्त उन्हें एयर कंडीशनर दिया गया था। ये परवेज़ लाई को कूलर दिया गया था और शहबाज शरीफ को तो बेचारे को अटक जेल में था, कूलर भी नहीं था। और मरियम को और जितने भी नैब के मुलजमान थे जेलों में रहे उनको कोई सहूलत नहीं दी गई थी, कूलर शूलर ये वो, बस इससे आगे नहीं। वो कहते हैं कोई वहाँ टेम्परेचर का है जेल मैनुअल में कि इस क्लास के जो लोग हैं ए और बी वाले उन्होंने वास्ते कमरे का टेम्परेचर 28 तो 30 के दरमियान
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੂਲਰ ਹੀ ਕਾफ़ी है वो कहते हैं। एसी उसी का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर स्पेशल इजाज़त मिल जाती है तो फिर लगा देंगे उनको। और दूसरा वो कहते हैं कि जो अडयाला जेल जाना चाहते हैं ये गलती कर रहे हैं, बकौल जेल है काम। वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक है वो छोटी सी एक साफ सुथरी जेल है, बकौल उनके। वो कहते हैं जब 700 बंदों की टोटल कैदियों की उसमें गुंजाइश है और वो भी 100-150 जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, यानी वहाँ अभी 700 कैदी नहीं है, पूरे नहीं है। जबकि ये जो अडयाला जेल है ये तो ओवर क्राउडेड है, ये तो अजाब है ये अडयाला जेल जो है अटक जेल के मुकाबले में। वो कहते हैं अगर वहाँ जाएंगे वहाँ ज़्यादा ये मसाइब का शिकार होंगे। अटक जेल इनके लिए ज़्यादा मौजू है। अडयाला में तो सिक्योरिटी के नाम भी वो कहते हैं कि खान साहब को उन्होंने टिकने नहीं देना किसी जगह पे, बकौल उनके, जो मुतलका काम की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरा वो ये कह रहे हैं जनाब खान साहब जो हैं ये जो कहते हैं ना आप एक्सरसाइज के बगैर नहीं रहते, एक्सरसाइज करना भूल गए हुए हैं जेल में। एक्सरसाइज नहीं की 2 दिन उन्होंने। और अब देखें अब अगले दिन क्या होता है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।